हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और आज जैसा कि हम लोग मैराथन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम आज का एजेंडा लेकर आए हैं आपके कैश फ्लो चैप्टर, जिसका हमने पूरा कंसेप्ट आपको गो थ्रू कराया था। आज हम उसके स्पेशल ट्रीटमेंट यानी स्पेशल एडजस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर का उठा लेता है अमाउंट, कई बार नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है तो उसका उठा लेता है अकाउंट। तो क्या है, कैसे है, उस चीज का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सारी बातें आज हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल आइटम्स इन कैश फ्लो। ठीक है, पहला आइटम हम समझाते हैं आपको, जो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इतनी बार बच्चे लोग पूछते हैं, कई क्वेश्चन में उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिख देता है, कई बार क्वेश्चन में उसको फाइनेंसिंग में कर लेता है। ध्यान से सुनना, अगर ये 3 महीने तक की बात है, अप टू 3 मंथ्स, तो इसको ट्रीट करो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। एंड ग्रेटर देन 3 मंथ हो तो इसको ट्रीट करो जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स, और ये ट्रीट होगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, इसमें ही प्लस और माइनस किया जाएगा। और अगर 3 मंथ्स तक है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इसको माइनस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा बैंक बैलेंस होगा या जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आएगा जोड़कर, उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस फिगर हैं फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर एग्जाम में अगर ये दिया ही नहीं कि 3 मंथ है या ग्रेटर देन 3 मंथ है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी ट्रीटमेंट है वो ये रहेगी। आप अज्यूम करोगे कि ये 1 साल से अंदर के हैं लेकिन 3 महीने से ज्यादा के हैं। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट हमारा क्लियर होता है कि बैंक ओडी और कैश क्रेडिट के साथ क्या किया जाएगा। दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अब क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर अगेन यही दो क्राइटेरिया है। अगर अप टू 3 मंथ्स है, अगर अप टू 3 मंथ्स है, और एक है ग्रेटर देन 3 मंथ्स, अगर ग्रेटर देन 3 मंथ्स है। ठीक है, अप टू 3 मंथ्स है और ग्रेटर देन 3 मंथ्स है, तो देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, ओके, अगर अप टू 3 मंथ्स है, ठीक है, अप टू 3 मंथ्स, तो इसको अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, यानी इसको ट्रीट करेंगे एज लिक्विड एसेट्स। ठीक है, और ये चला जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेयर एस अगर 3 मंथ से ज्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी ये हम एक तरीके से प्योरली इन्वेस्टमेंट मानेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसको इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस और माइनस, यानी बाई करेंगे तो माइनस, सेल करेंगे तो प्लस पैसा आएगा। तो इतना बात क्लियर हुआ, होप सो ये और ये ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गई बैंक ओडी, कैश क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक और एजेंडा जो बच्चे लोग को बहुत परेशान करता है कि सर ये जो इंटरेस्ट पेड आ जाता है ना बार बार, इंटरेस्ट पेड, अच्छा ये भी यहीं पे बता देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी ट्रीटमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेड के साथ आप समझ लो बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड जनरली मैं बता रहा हूँ, फाइनेंसिंग कंपनी का अभी भी मैंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, तो बेटा आप नॉर्मल चीज को नॉर्मली समझो। ठीक है, आपके एग्जाम में अलग से फाइनेंसिंग कंपनी का नहीं दे देता है न्यूमेरिकल, थ्योरी में 1 मार्क्स का एमसीक्यू में पूछ देता है, वो बात अलग है। उसको फालतू में 1 मार्क्स के चक्कर में पूरा कंसेप्ट नहीं हिला सकते। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल कंपनी, बैंक वैंक के लिए नहीं, नॉर्मल कंपनी
के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होगा बेटा वो हमेशा ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसको मानोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमेशा प्लस ही होगा क्योंकि रिसीव हो रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं इंटरेस्ट पेड के बारे में बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड के बारे में समझना, देखो इंटरेस्ट पेड क्या होगा, इसमें भी फाइनेंसिंग कंपनी की बात नहीं हो रही, नॉर्मली, ठीक है। ध्यान सुनना, इंटरेस्ट पेड किसका एक्टिविटी होना चाहिए बेटा, लोन ऑन पे देते हो ना, तो ये होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और हमेशा पेड ही रहेगा, इसलिए हमेशा ये माइनस ही होता है। लेकिन बच्चे लोग का कंफ्यूजन कहाँ आता है, सर ये इंटरेस्ट कई बार ना ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर देते हैं और कई बार हो जाता है कि क्लोजिंग पे कर देते हैं, हम किस पे कैलकुलेट करें। तो बेटा ध्यान से समझना इसके बारे में, ठीक है। देखो, ऐसा हो सकता है आपके बुक में सेकेंड कि आपको डेट दिया है, डेट ऑफ वो लोन जो है, जो लोन है उसका डेट दिया है, या आपको वो डेट लोन का दिया ही नहीं है, ठीक है। लोन का डेट दिया है, लोन का डेट नहीं दिया है, ठीक है। दोनों चीज अब समझते हैं, ठीक है। लोन का डेट दिया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, नहीं दिया तो क्या ट्रीटमेंट। लोन का डेट अगर दे दिया है बेटा, तो आप सिंपली समझो, एग्जाम्पल सुनना। अगर वो बोल दिया कि लेट सपोज 1 अप्रैल को लिया है, यानी ईयर के स्टार्ट में लिया है, तो सिंपल सा बात है, टोटल अमाउंट जो ग्रेटर वाला होगा ना बेटा, ग्रेटर अमाउंट जिस भी साइड, वो मानेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जांपल समझो, स्टार्टिंग में आपको दे रहा है 1 लाख लास्ट ईयर का, और फिर दे रहा है 2.5 लाख, और बोल रहा है ये जो लोन लिया है वो फर्स्ट डे पे लिया है। तो बेटा फर्स्ट डे पे लेने का मतलब क्या हुआ, ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो किस दिन लिया है, 1 अप्रैल। तो पूरे साल का अमाउंट पे लगेगा ना, पूरे साल 2.5 लाख के अमाउंट पे लगेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर 1 अप्रैल दे दे या ईयर का स्टार्ट बोल दे, तो ग्रेटर वाला अमाउंट, जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा ना बेटा लोन लेने के केस में, उस पे इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है। ओके, अच्छा, क्योंकि ये एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा अमाउंट पहले ही दिन पर ले लिया है, तो 1 लाख पे तो शुरू से लगता ही, 1.5 लाख भी 1 अप्रैल को लिया है तो टोटल 2.5 लाख पे लगेगा, ठीक है बेटा। ओके, दूसरी चीज अब समझते हैं, ये 1 अप्रैल के बाद अगर आपको डेट लेट सपोज खुद से बोल दे रहा है कि हम 31 मार्च, ईयर के एंड में, पिछले 31 मार्च नहीं बोल रहा है, ईयर के एंड में ले रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ स्टार्ट में लिया, ईयर के एंड में लिया। बेटा अगर ईयर के एंड में बोल दिया ना, तो आप ये समझो ना, यही वाला एग्जाम्पल 1 लाख से 2.5 लाख हुआ है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जो 1.5 लाख है वो साल के अंत में लिया, तो साल के अंत में लास्ट डे पे लोगे तो उसी दिन थोड़ी ब्याज लगेगा, अगले दिन से लगेगा ना, तो वो तो अगले साल चला जाएगा। तो ऐसे समझो, जब एंड में लेते हैं बेटा, तो इसमें लेस अमाउंट, जो लेसर अमाउंट होगा ना बेटा, उस पे लिया जाएगा, यानी यहाँ पर आप 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट करोगे। ये बात समझ में आया बच्चे, ठीक है। सर अगर कोई और डेट दे दिया बीच का, तब कैसे ले, लेट सपोज दे दिया सर 30 जून। अरे बेटा और आसान है, ये देखो तो 30 जून तक कितना था, 1 लाख था, तो 30 जून तक क्या करो, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, 30 जून तक मतलब आपका कितना हो गया, 3 मंथ बाई 12 मंथ, ठीक, 12। अच्छा, और बाकी 1.5 लाख इसके बाद आया है ना, तो इसके बाद ये टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, 1.5 लाख जोड़ने के बाद 2.5 लाख का अमाउंट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, उसके आगे कितने महीने बचे, 9 मंथ्स, तो 9/12 पे 2.5 लाख वाले पे लगाओ। अगर डेट दे दे रहा है ना बेटा, तो याद रखना डेट जो दिया है वहां मानोगे कि लोन वहां से बढ़ जाएगा। तो अगर पहला दिन है तो पहले दिन पे बढ़ेगा, बीच का कोई डेट है तो बीच वाले दिन से बढ़ाओगे, आखिरी डेट है तो बढ़ाने की ही जरूरत नहीं है। ये समझ में आया। तो ये हो गया हमारा लोन का डेट अगर दिया है तब। नहीं दिया है सर तो क्या करें, ध्यान से सुनना, ठीक है। लोन नहीं दिया तो क्या अज्यूम करना अच्छा होगा, एक चीज सुनो, अगर यही वाला केस में लेता हूं, एक जगह है 1 लाख रुपए दिया है ऐसे, और अगले साल का, एक सेकेंड, एक जगह पर आपको दे दिया 1 लाख रुपए, रुको मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, एक लास्ट ईयर का दे रहा है 1 लाख रुपए, और फिर बोल रहा है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अभी सुनना, अब डेट कुछ नहीं दिया, ये पिछले साल का है और ये करंट ईयर का है, ठीक है। बेटा अगर पिछले साल के पहले दिन पर ही लोन दे देता, सोच कर देखो लॉजिक, तो क्या हमारे प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ओपनिंग बैलेंस में वो नहीं दिखता, दिखता ना कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं तो लोन के अमाउंट में शुरू में ही दिख जाता। मतलब शुरू में दिखा नहीं, अगर
पहले ही दिन पर होता तो बेटा यहाँ जुड़ जाता ना इस वाले में अमाउंट, ठीक है? लेकिन पहले दिन पर दिया ही नहीं। अगर पहले दिन पर नहीं दिया बेटा, इसका मतलब वो किसी बीच दिन पर दिया होगा या आखिरी दिन पर दिया होगा। अब बीच का दिन में मैं कौन सा दिन ले लूं, ये भी टेंशन है। तो हम अज्यूम सेफ साइड में कर लेते हैं। वी विल अज्यूम अज्यूम कि ईयर के एंड में दिया है, ईयर के एंड में दिया है। तो ईयर के एंड को जैसे ही हम अज्यूम करते हैं ना बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो पूरे साल भर कितना लोन रहा मेरे पास, 1 लाख, और आखिरी दिन पर आया एक्स्ट्रा। तो आखिरी दिन पर एक्स्ट्रा आया तो एक्स्ट्रा पे अभी इस साल तो नहीं लगेगा इंटरेस्ट। तो पूरे ईयर पर हम पूरे ईयर पर कितना का लगाएंगे बेटा, इसमें इस केस में 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, ना कि 2.5 लाख। इतना समझ में आया बच्चे? ठीक है। तो जब डेट ना दे तो समझ में आ गया क्या करना है ना? ठीक है, तो एकदम अच्छे से मैंने बता दिया कि डेट देता है तो क्या मानो, डेट नहीं देता है तो क्या मानो। इतना बात समझ में आया? ओके। लेकिन ये तो हुआ सर, लोन लिया, लोन लिया। सर लोन अगर रीपे कर दिया तब क्या करेंगे? सुनो, लॉजिक रिमेन सेम। अब इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। बेटा अगर लोन रीपे की बात हो रही है, सुनना, लोन रीपे हुआ तब कैसे करेंगे ना। देखो लोन रीपे का, लोन रीपे के केस में एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज 3 लाख का लोन था और अभी बचा है सिर्फ 2 लाख का लोन। ठीक, ये केस लेते हैं। अगर आपको डेट दे दिया बेटा, सुनो, डेट दे दिया, डेट नहीं दिया, ठीक, डेट दिया अगर, और बोल दिया कि साल के शुरू में ही चुका दिया, सुनना, साल के स्टार्ट स्टार्ट में ही रीपे कर दिया, शुरू में ही रीपे कर दिया, तो 3 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब रीपे कितना हुआ, 1 लाख। तो पहले ही दिन पर अगर 1 लाख रुपए रीपे कर दिए, तो क्या इस पे ब्याज देना पड़ेगा तुमको साल भर? नहीं देना पड़ेगा ना। तो भाई 1 लाख पे नहीं देना पड़ेगा, यानी बचा कितना, सिर्फ 2 लाख। इस पे इंटरेस्ट लगाओ, इस पे लगाओगे क्या, इंटरेस्ट का अमाउंट। इतना समझ में आया? इस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर बोल दिया कि साल के एंड में रीपे किया, तो पूरे साल आपके पास लोन था कितने का, पूरे 3 लाख का ही ना। आखिरी दिन पर जाकर उसका 1 लाख रुपए वापस कर दिए, तो पूरे साल वाला तो वो ब्याज कितने पे मांगेगा, टोटल अमाउंट पे ना, जो ड्यू था। और अगर बीच में कहीं दे दिया, तो मिड में दे दिया, तब क्या करोगे? भाई मिड में अगर दे दे रहा है, लेट सपोज वो बीच में कभी चुका दे रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज 30 जून को वो चुका दिया था, ठीक है, 30 जून को वो चुका दिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 30 जून तक 3 लाख था, तो 3 लाख पे 30 जून तक का इंटरेस्ट निकालो, यानी 3/12। और बाकी चुकाने के बाद बचा कितना, 2 लाख। तो इंटरेस्ट बाकी के रिमेनिंग मंथ पे 2 लाख पे लगेगा। इतना समझ में आया? सिंपल है बेटा, वही लॉजिक लगाए हैं ऊपर ऊपर, बस लोन लिया तो बढ़ाकर अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ लोन चुका दिया तो घटा कर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है बेटा, इसको रट्टाफिकेशन की कोई नीड नहीं है, एकदम कॉमन सेंस। सोच कर देखो कि आप लोन किसी से लोगे, बीच में वापस कर दोगे आधा पैसा, तो आधा पैसा पे वो ब्याज नहीं मांगेगा उसके बाद, और आधा पैसा जो बचा रहेगा उस पर मांगेगा। सिंपल सा है, ठीक है। आखिरी दिन पर दोगे तो पूरे पे पैसा मांगेगा, पहले ही दिन पर चुका दोगे तो 1 रुपए नहीं मांगेगा आगे। सिंपल है यार, ठीक है, कॉमन सेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर। इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्या होगा, इंटरेस्ट पेड का क्या होगा, कब और क्या कैसे होगा, ये बता दिया मैंने। ठीक है, एक और ट्रीटमेंट समझते हैं अब। ट्रीटमेंट है डिविडेंड का। डिविडेंड, डिविडेंड में दो तरीके का डिविडेंड होता है बेटा। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, और एक होता है फाइनल या डिक्लेयर्ड डिविडेंड। फाइनल या डिक्लेयर्ड डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड यानी दो एजीएम मीटिंग के बीच, दो एजीएम मीटिंग, हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इसके बीच अचानक से खुश होकर अगर डिविडेंड बांट दें, डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, तो उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड एक बार चिल्ला दिया देंगे देंगे, तो अब देना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, ये हमेशा ही याद रखोगे, जो अमाउंट आपको इंटरिम डिविडेंड का बोलेगा, ठीक है, अमाउंट जो भी गिवन होगा, जो भी गिवन होगा, उसी को आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस करके फाइनेंसिंग में माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड गलती से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ के पीएल में काट दिया था। हालांकि वो गलती थी, तो उसको सुधारने के लिए वापस जोड़ लिए हैं, और अब उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है,
तो उसमें ले जाकर माइनस कर देंगे, ठीक है? शेयर से जुड़ी बात तो, ठीक? ये हो गया। फाइनल डिविडेंड का क्या है? तो फाइनल डिविडेंड मतलब हर साल एजीएम के दिन, याद रखना 2 एजीएम के बीच नहीं, एजीएम के दिन शेयर होल्डर की परमिशन अप्रूवल लेकर एक अमाउंट को हम क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं कि अब ये बटेगा, प्रॉफिट का इतना हिस्सा डिविडेंड में बटेगा, उसको कहते हैं डिक्लेयर्ड या फाइनल डिविडेंड। तो इसका हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर का अमाउंट को ही प्लस और माइनस करेंगे, करेंट ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। लॉजिक सोचो बेटा कि पहले मेरा प्रॉफिट 31 मार्च को आएगा, मेरा एजीएम अक्सर सितंबर में होता है, तो जो सितंबर में होता है ना, ये जो प्रॉफिट आया है ना, इसको बांटेंगे कैसे, इसी बात का निर्णय लेना है, इसी बात का डिसीजन लेना है। तो वो अगले साल, ये साल वाला जो हम चल रहे हैं करंट ईयर, ये तो अभी 31 मार्च आना बाकी है, उसका प्रॉफिट अभी कैसे बांट दोगे? तो पिछले साल के प्रॉफिट को अभी लाकर बांटते हैं इस ईयर में, इसलिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट ही बढ़ता है। तो उसी अमाउंट को ध्यान समझना, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है और हमने उधर माइनस किया था, तो जोड़ दो, और फाइनेंसिंग का वो एक्चुअल में पार्ट है, तो फाइनेंसिंग में ले जाके उसको माइनस करो। इतना समझ में आया? तो ये हो गया हमारा इंटरिम और फाइनल यानी डिक्लेयर डिविडेंड का ट्रीटमेंट। देख लो एक बार भाई, बोर्ड आप लोगों को क्लियरली, ठीक है, कि करंट ईयर का नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का होगा, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस, लॉजिक मैंने बता दिया, एजीएम में शेयर होल्डर इसको अप्रूव करते हैं, बोर्ड ले जाकर उनको पेश करता है तब, ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक है बेटा। अब एक और चीज समझते हैं, टैक्स की ट्रीटमेंट, ठीक है? पता नहीं बच्चों को इसमें क्यों इतना डाउट है, सुनना। सबसे बड़ा डाउट, सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कब खोलें? सबसे बड़ा डाउट कि सर अकाउंट खोलना ही कब है, ठीक है, कब खोलना चाहिए? तो ऐसा समझो बेटा, सुनो लॉजिक समझो, तुम कमाओगे करेंट ईयर में, सुनना ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा करेंट ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, बड़े प्यार से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ठीक? मोदी जी आपको 30 सितंबर भर का टाइम दिए हैं कि लाओ बेटा इस कमाई पर टैक्स दे दो, और तुम एक अच्छे नागरिक हो और लेकिन उसके साथ बिजनेसमैन हो, तो तुम पैसा जितना डिले हो सके उतना डिले में दोगे ना, 31 मार्च को कैलकुलेट करके 1 अप्रैल को ले जाके दे दोगे, इतना अच्छा मत बनना, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, आप 30 सितंबर तक तो रुकोगे ना, 31 मार्च से 30 सितंबर के बीच तक आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करोगे कि प्रॉफिट पहले आया कितना, उस पे कितना टैक्स बनेगा, फिर सीए से कंसल्ट करोगे, फिर टैक्स को अगर कहीं मैनेज किया जा सकता है, कम कम किया जा सकता है, तो वो सब कराओगे, तब जाके फाइनली आप टैक्स रिटर्न भर के टैक्स पे करोगे। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान सुनना, जब मैं करंट ईयर में हूं तो सितंबर आया है ना, करंट ईयर में सितंबर आया है, 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोज हो गया था, तो पिछले साल के प्रॉफिट पे अभी हम टैक्स देते हैं। इतना बात समझ में आया? तो जब भी आप देखोगे टैक्स पेड, वो प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को हम माइनस करते हैं, वो ऑपरेटिंग का ही तो पार्ट है, ऑपरेशंस पे ही प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट पे ही टैक्स लगा। तो ऑपरेटिंग में ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या किए, ये जो टैक्स है ना, ये प्रीवियस ईयर वाला ही हमको पे करना पड़ा, तो हम प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिए। लेकिन करेंट ईयर में हमें पता है ना कि आने वाले 31 मार्च को हमारे को फिर से टैक्स देना पड़ेगा, और आने वाले टाइम के एक्सपेंसेस के लिए प्रूडेंस क्या बोलता है, कुछ रिजर्व प्रोविजन बचा के रखो, तो हम उसके लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट रखते हैं, और प्रोविजन आपको भी पता है ना, एस्टिमेट होता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्स होता है। तो यही बोला, मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक प्रोविजन का अमाउंट बचाकर बनाकर क्रिएट करके रख दूंगा, ठीक? तो ये क्रिएट किस में से करूंगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ना, प्रॉफिट में से ही तो काट के रखा था, तो मैंने प्रॉफिट का अलग पार्ट काट के रखा था, और मैं बोला था ना मेरे को टोटल प्रॉफिट खोजना है, तो पहले उसको जोड़ के देख लेता हूँ। तो इसको करंट ईयर वाले अमाउंट को जोड़ के हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और प्रीवियस ईयर अमाउंट वाले पे जो टैक्स देना था उसको माइनस कर देते हैं। इतना समझ में आया? तो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है, और ये ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस हो जाता है। इतना बात समझ में आया? यानी ऐसे समझो, देखो, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे हुआ, और करंट ईयर का ईयर एंड तक प्रोविजन क्रिएट होगा।
इतना समझ में आया? प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हुआ और इस ईयर का अगले साल पे होगा, तो उसको प्रोविजन बना के रखो। अभी अभी देना नहीं है, बस बना के रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब ये हमारा टैक्स क्या है, लाइबिलिटी है ना, टैक्स पे करना लाइबिलिटी है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग साइड से इधर से खुलेगा, और जब उसका उधर है तो क्लोजिंग इधर होगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिए, ठीक। अब ध्यान से सुनना, प्रोविजन टैक्स का अगर पे करूंगा तो एंट्री क्या होगी, टैक्स टू कैश या बैंक, पेमेंट होगी। तो टैक्स टू कैश या बैंक, बैंक यहाँ लिख दिया। पेड अमाउंट को लिखेंगे, पेड वाला मतलब प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ हो जाएगा। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा मैं उसको लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या कई लोग बच्चे पी एंड एल लिख देते हैं, और इसको कहते हैं हम प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड, इतना समझ में आया? और यही वाला ऑपरेटिंग में होता है प्लस, और ये वाला ऑपरेटिंग में होता है माइनस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है और ये करेंट ईयर का अमाउंट है। इतना बात समझ में आया? अब कहोगे सर हर बार तो ऐसा नहीं होता, बनाना नहीं पड़ता। आप लॉजिक देखो, खुद से सोचना, कुछ भी एडजस्टमेंट ना दिया हो, सुनो, कुछ भी एडजस्टमेंट ना दिया हो तो प्रीवियस ईयर का ही पेड होगा और करंट ईयर का ही मेड होगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा ओपनिंग पिछले साल का था लेट सपोज 30,000, और इस साल का है लेट सपोज 50,000। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, प्रीवियस ईयर का पेड होगा ना, तो मैं अगर यहाँ 30,000 भर दूं, सुनना, रुक जाओ कलर बदलता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया कौन किधर जा रहा है ना। देखो, तो मैं ये बोल रहा हूँ 30,000 का 50,000, पिछले साल 30,000 का देना था, इस साल करंट ईयर में 50,000 का है। तो देखो मैं बोला पिछले साल का पे करते हैं, मैं जैसे ही यहाँ पिछले साल वाला अमाउंट 30 लिखा, तो अल्टीमेटली मेरा करंट ईयर में खुद से बैलेंस कितना आ जाएगा, 50 ना। तो यानी अगर एडजस्टमेंट दे या ना दे, लॉजिक रिमेन सेम। अगर एडजस्टमेंट लेट सपोज दे दिया और एग्जाम में खुद से बोल दिया ये 30,000 नहीं पे हुआ है, ये बोल रहा 80,000 पेड है, 80,000 पेड है बेटा। अगर 80,000 पेड है तो देखो इसको जोड़ोगे तो एक 10 हो गया, और इसमें इस साइड में करोगे तो इधर कितना आ रहा है बेटा, फिर से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 3 11, और ये 8 ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ मेरा कितना आ जाता बेटा, बैलेंस 1 लाख आ जाता। तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ वर्ड अलग से दे दिया है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाओगे। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा शुरू से ही अकाउंट बना के चलो, एडजस्टमेंट दे या ना दे, अगर नहीं देगा तो इधर वाली अमाउंट पेड हो जाएगी तो दूसरा वाला मेड हो जाएगा। अगर कोई नया अमाउंट दे दिया तो यहाँ आ जाएगा। लेट सपोज एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर 75,000 का आपने प्रोविजन बनाया, ये क्वेश्चन में दे दिया, तो आपको पेड अमाउंट कैसे निकाल लोगे बेटा, इन दोनों को जोड़ो, 1,05,000 इधर, 1,05,000 इधर आया, 50,000 इधर है, ठीक है, 50,000 इधर है, तो 55,000 का यहाँ प्रोविजन आ गया ना, सॉरी टू बी पेड अमाउंट आ गया ना। तो यही चीज ये बोल रहा है बेटा कि हर बार अकाउंट बना लो, सिंपल सा है, लॉजिक पकड़ो यार, कब बनाना है कब नहीं के चक्कर में मत रहो, हमेशा बनाओ, लॉजिकली बनाओ, ठीक है। तो मैं तो यही बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ। आपको कि सर एग्जाम में तो टाइम नहीं रहता, बेटा जिस समय कंसेप्ट शार्प रहेंगे ना, इस स्पीड से करोगे कि ना बनाना आपके बनाने से ज्यादा जल्दी हो जाएगा। दिक्कत तब आती है जब तुक्का मारना चालू करते हैं, 10 घंटा सोच के 10 सेकंड लिख पाते हैं, ठीक है, तब डिले हो जाएगा। तो शुरू से प्रैक्टिस रहेगी बेटा, नहीं छूटेगा, ठीक है। मैंने भी वो एग्जाम दिए हैं, मेरा तो नहीं छूटा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ, डिविडेंड अकाउंट हो गया हमारा, टैक्स अकाउंट हो गया हमारा। एक और बात सुन लो अभी, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज है भाई, इनटेंजिबल एसेट्स। और इसमें जानते हो क्यों कंफ्यूज हैं, पूरे साल टीचर लोग क्या करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, और उसको दिमाग में ना रटवाएंगे, ये नहीं समझा रहे हैं कि क्यों गुडविल रिटर्न ऑफ को ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, जब जब गुडविल घटे तब तब ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, ये दिमाग में रटा दिए। और बोर्ड कितना प्यारा सा सवाल देता है जानते हो क्या, एडजस्टमेंट में लिखता है गुडविल वर्थ रुपीज दिस मच वॉज सोल्ड, और जहां सोल्ड आया वो घटा हुआ को आप राइट ऑफ में लिखोगे और नंबर भी राइट ऑफ कर देगा एग्जामिनर। तो ध्यान से समझो बेटा, लॉजिक समझो, देखो क्या होता है। गुडविल एक हो सकता है परचेज और एक हो सकता है सेल, ठीक है। गुडविल परचेज किया जा सकता है, गुडविल को सेल किया जा सकता है, ठीक है। अभी समझते हैं।
अगर गुडविल परचेज हुआ तो आपका नॉन करंट एसेट ही तो है। नॉन करंट एसेट परचेज हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होना चाहिए। इसी तरीके से नॉन करंट एसेट जब बिक रहेगा तो इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए, पैसा आया तो। ठीक, ये तो होना चाहिए। लेकिन अगर वर्ड जब देखो, एक तीसरा केस यहां आ गया, रिटर्न ऑफ। अगर वर्ड बोल देता है, सेल वर्ड ना बोले, सुनना, सेल वर्ड अलग से ना बोले इनटेंजिबल एसेट के लिए, अगर सेल वर्ड जैसा ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सेल वर्ड अलग से ना बोले, ठीक है, तो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि जो भी घटा है, अज्यूम करो कि जो डिक्रीज हुआ है ना, वो राइट ऑफ हुआ है, ना कि सेल हुआ है। याद रखना, अज्यूम करो, ठीक है। लेकिन अगर दे दिया है कि सेल हुआ है तब नहीं अज्यूम करो, नहीं दिया तो अज्यूम करो कि राइट ऑफ हुआ है। और राइट ऑफ हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट होता है कि आप इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, बिकॉज उस वक्त ये आपके लॉस जैसा ट्रीट हो गया था। ठीक है, आपने पीएल में इसको बैड डेट या लॉस जैसा ट्रीट करके खत्म कर दिया था, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है ना, वैसे ट्रीट कर लिया था। और इन्वेस्टिंग में इसका इंपैक्ट जाना चाहिए था, आप ऑपरेटिंग में कर दिए। ठीक है, फिर बच्चों को दिमाग में अभी देखना क्या आने वाला है, उनके दिमाग में जाएगा, सर राइट ऑफ करते हैं तो इन्वेस्टिंग में तो लिखते ही नहीं है। बेटा तो मैंने यही भी बात बताया था, यहां से आपने प्लस कर दिया, जब आप इन्वेस्टिंग में लिखने जाओगे तो आप कैलकुलेट करोगे ना जेब से कितना पैसा गया, तब आपको याद आएगा, अरे रे राइट ऑफ करने में तो खाली रबड़ लेके मिटा दिया है, उसमें पैसा कहाँ गया है, तो उसको लिख कैसे पाओगे। इट इज केस ऑफ नो फ्लो। ठीक है, इस वजह से वहां लिख नहीं पाते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो एक एक लॉजिक मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ बेटा, कि परचेज कब, सेल कब, राइट ऑफ कब अज्यूम करना है। ठीक है, ओके। अब आता है आपका लास्ट एडजस्टमेंट, और आपका सबसे प्यारा एडजस्टमेंट जिसमें सारे बच्चे रोते रहते हैं। सुनना, यहां पर है आपका एसेट्स अकाउंट। 11th से आप पढ़े आ रहे हो बेटा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हैं, कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक, जिसको बुक वैल्यू मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, कॉस्ट मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। कॉस्ट मेथड लगाना है या डब्ल्यूडीवी, समझे कैसे? सुनना, जब आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता है और आपका एसेट का बैलेंस यहाँ दिया होता है, लेट सपोज 1 लाख, और यहाँ दिया है लेट सपोज 2 लाख, ठीक है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऐसे कर देता हूँ, माइनस यहाँ दिया होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर लेट सपोज आ गया 30,000, यहाँ पर लेट सपोज आ गया 70,000। ठीक है, ऐसे दिया है, और फिर इसको इससे ऐसे माइनस करके यहाँ दिया है लेट सपोज 70,000, और यहाँ दे दिया है आपका 1,30,000, ऐसे लिखा होता है। ये होती है बुक वैल्यू, जो कट के बच के आई है वो बुक वैल्यू है। ऊपर वाला ये जो है ये है कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो, अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट एसेट का ऐसा दे, तो आप समझो कि कॉस्ट वाला मेथड इजी पड़ जाएगा आपके लिए। और अगर क्वेश्चन आपको बुक वैल्यू वाला दे दे, तो आप समझो कि मान लो ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे ही ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में यही लिख दे, बुक वैल्यू 70,000, 1,30,000, आगे एक्यूमुलेटेड फैक्यूमुलेटेड कुछ ना दिया हो, डायरेक्ट ऐसे लिखा हो कि आपका जो एसेट्स का है वो डायरेक्ट दिया है, मतलब बुक वैल्यू है। ठीक है, एसेट्स इतना है। तो बेटा जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया ही नहीं है तो कॉस्ट मेथड बन ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात है, आप प्रोविजन के बारे में जानने का मतलब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। हमें तो अल्टीमेटली करंट ईयर का डिप्रिसिएशन चाहिए ना। तो देखो दोनों में क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सुनना, ठीक, अब यहाँ पर ऐसे समझो, मैं इसका दोनों का अकाउंट बनाता हूँ ना। एसेट का अगर कॉस्ट पे अकाउंट बनता है, वेयर एस एसेट का अगर बुक वैल्यू पे अकाउंट बनता है, तो क्या फर्क होता है दोनों में, कैसे दिखते हैं वो, ये समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर लिखोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिख दोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे ओपनिंग कॉस्ट, क्लोजिंग कॉस्ट, यहाँ लिखोगे ओपनिंग बुक वैल्यू, और यहां लिखोगे क्लोजिंग बुक वैल्यू। पहला फर्क। दूसरा, अब ध्यान सुनना ना, एक होगा जब आप सामान को बेचते हो तो उससे पहले यहाँ डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर होता है करंट ईयर का सिर्फ डेप्रिसिएशन।
यहाँ पर होगा जो बेचोगे तो बैंक में पैसा आएगा सेल वैल्यू, यहाँ भी सेम होगा बैंक में सेल वैल्यू। ठीक, फिर आएगा पी एंड एल अकाउंट, यहाँ होगा लॉस ऑन सेल, यहाँ भी सेम होगा पी एंड एल अकाउंट, लॉस ऑन सेल। अगर प्रॉफिट हुआ तो इस साइड लिखेंगे पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल, यहाँ पर लिखेंगे पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अगर कोई परचेज किया होगा तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक और ये हो जाएगा परचेज, यहाँ भी लिख देंगे टू बैंक और यहाँ हो जाएगा परचेज। ठीक, अगर कोई अदर देन कैश मोड में लोगे मतलब शेयर्स वगैरह से तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू शेयर्स, ये भी परचेज में। ठीक, या डिवेंचर जो भी होगा, टू शेयर्स परचेज यहाँ पर। ठीक है, ये सारा चीज ऐसे बना रहेगा अकाउंट। ठीक है, फर्क देखो कहाँ कहाँ पर है, अब हाईलाइट करता हूँ फर्क। पहला फर्क, यहाँ ओपनिंग का कॉस्ट लिखोगे और क्लोजिंग का कॉस्ट अमाउंट लिखोगे। कॉस्ट अमाउंट मतलब बेटा ये ऊपर वाला लिखोगे बेटा, ये। ठीक है, अच्छा, बुक वैल्यू को आप समझते हैं। देखो, अगर बुक वैल्यू मेथड से कर रहे हो तो यहाँ पर है ओपनिंग बुक वैल्यू, यहाँ पर है क्लोजिंग बुक वैल्यू। कौन सा बेटा, ये वाला लिखोगे, ये नीचे वाला। ठीक, या डायरेक्ट जो बुक में दिया होगा ये है बुक वैल्यू ना, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा फर्क देखो, यहाँ पे होगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, वेरस यहाँ होगा करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, ओनली करंट ईयर। एक्यूमुलेटेड मतलब सालों साल का जोड़ जाड़ के। ठीक है, जितने साल पहले एसेट खरीदे थे तब से लेके अब तक। और डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब सिर्फ इस साल में जो घटा है वैल्यू वो। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं आगे। ठीक है, इसके नीचे होता है एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या कई लोग इसको कह देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान सुनना, ये हमेशा मेथड कुछ भी हो ये एक ही तरीके से बनेगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, उल्टा बनता है ना। क्यों उल्टा बनता है बेटा, एसेट का जस्ट रिवर्स, और प्रोविजन वगैरह एक तरीके से काइंड ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं लिखूंगा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वैल्यू, यहाँ होगा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और जो भी आपके एडजस्टमेंट में देता है ना, एडजस्टमेंट में कि एक मशीन बेची गई उसमें इतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट का नाम होगा, और यहाँ पर वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन। ठीक, सोल्ड एसेट, ऑन सोल्ड एसेट, जो एसेट बेची गई है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगा बाय पी एंड एल, इसको कहेंगे करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। प्रोविजन ना लिख के मैं सीधे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन। कौन सा आ जाएगा बेटा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर में। इतना समझ में आया? तो ये हो गया हमारा टोटल। और हर बार याद रखना बेटा, ऑपरेटिंग में जो प्लस होता है वो हमेशा यही वाला होता है, मेथड कुछ भी हो, मेथड कुछ भी हो, प्लस यही वाला होगा, क्योंकि हमें करंट ईयर खोजना है। बस फर्क क्या होगा, देखो, जब आप कॉस्ट वाले से बनाए, अब देखो मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, जब आप कॉस्ट वाले से बनाए तो आपको भरना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आप जब कॉस्ट मेथड से बनाते हो ना तो ये वाला जो अमाउंट आया है ना इसको उठा के यहाँ भरते हो जब अकाउंट बनाओगे। लेकिन अगर आप बुक वैल्यू से बनाते हो ना तो ये वाला जो अमाउंट आया है ना इसको ले जाके यहाँ पे भरते हो। दोनों में फर्क है। ठीक है, दोनों में फर्क है, लेकिन हमेशा आपके जो ऑपरेटिंग में प्लस हो रहा है वो यही वाला हो रहा है, मेथड कुछ भी हो। ठीक, इतना समझ में आया? एक एक चीज को मैंने डेप्थ में समझाया, एक एक चीज को। अब इसका लॉजिक भी आप कहोगे तो मैं बताता हूँ आपको, चलो, वो थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान, ये तो थोड़ा आपको कंसेप्चुअली में बता दिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा होता है। बेटा कॉस्ट के अंदर अगर मैं ये वाला वैल्यू लेके चलूँ, 1 लाख और 2 लाख को वैल्यू, तो इसके अंदर में क्या होगा, 1 लाख और 2 लाख की वैल्यू में इसमें ऐसे चलने लगेगा कि सालों साल पहले मैंने खरीदा था, तो धीरे 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 वैल्यू धीरे धीरे जो डाउन गई होगी, वो सब को मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, ये तो खरीदा हुआ दाम था, उसको मैंने अलग लिखा है, और उस कॉस्ट को हमेशा उतना ही पे दिखा रहा हूँ जितने पे मैंने 10 साल 2 साल 20 साल पहले खरीदा था, उस पे दिखा रहा हूँ।
तो जब इस बार मेरा एसेट हटेगा, तो उतने साल का पूरा डेप्रिसिएशन उठा के हटा देना चाहिए ना एसेट में से, क्योंकि एसेट के अंदर में तो मैंने उसको कॉस्ट को अलग रखा है और डेप्रिसिएशन को अलग लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ अलग लिख रहा हूँ, कॉस्ट पे उसको टच नहीं करा रहा हूँ। तो जिस दिन वो बिकेगा, पूरे कॉस्ट में से उठा के पूरा इकट्ठा वाला डेप्रिसिएशन हटाना चाहिए ना। तो पूरा इकट्ठा वाला हटाएंगे तो देखो बेटा, यहाँ पर पूरा इकट्ठा वाला मैंने उसके अकाउंट में लिख दिया। वेयर एस मैं हर बार हर साल का काटे जा रहा हूं, काटे जा रहा हूं, काटे जा रहा हूं, काटे जा रहा हूं। तो ये वाला जो मेरा नीचे का बैलेंस है, ये सेम ही लिखा है ना यहाँ। तो ये जो मेरा बचा हुआ बैलेंस है, इसमें पिछले साल का सब निपट चुका है। जो बचा है इस साल का, क्योंकि ओपनिंग वाले से क्लोजिंग तक जाने के लिए ये साल में मैं अभी चल रहा हूं, और बीच में किसी दिन एसेट बेच दिया, तो मेरे दिमाग में आएगा ना यार कि शुरू वाला इस साल के शुरुआत से लेके अभी तक तो कुछ महीने तो यूज हुआ है, उतने महीने का निकालूंगा, उसको यहां पटकना चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, ये वाला जब मैं करूंगा ना कि पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग और ये साल का जो बिका वो हटाऊंगा, तो मेरे को सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस खुद से निकल कर आएगा, और उसको ले जाकर मैं यहाँ सिर्फ करंट ईयर वाला अमाउंट पटक दूंगा। दोनों में समझ में आया फर्क? एक्यूमुलेटेड में पूरा उठा के इकट्ठा पटको, क्योंकि इतने साल से पटक नहीं पाए थे। और बुक वैल्यू में क्या करो बेटा, हर साल का थोड़ा थोड़ा काट काट के हटा दिया है, इस साल का पिद्दू सा बच्चा है, काट के लिख दो। इतना समझ में आया? एक एक चीज को मैंने अच्छे से क्लियर किया। अब आपका जो कैश फ्लो का बेटा न्यूमेरिकल है ना, वो आप सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, जो हमारे प्रीमियम बैचेस के बच्चे हैं, उनको तो हमने एक एक क्वेश्चन आपके बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ताकि उनका बेस्ट से बेस्ट नॉलेज रहे। आपको भी हम करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो मैं तब आप लोगों के अगर कमेंट सेक्शन में डिमांड जनरेट होती है और बहुत सारे बच्चों को अगर नीड है, तो हम जरूर करेंगे उसको आप लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन हाँ बेटा, कुछ प्रीमियम बैचेस के लिए अलग कंटेंट होना जरूरी है। ठीक है भाई, उन्होंने भी पैसे दिए तो उनके साथ भी नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी, सब कुछ फ्री देके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैश फ्लो का ए टू जेड कवरेज मैंने कराया है। अगर आप लोगों को कोई और नई चीज जाननी हो, डाउट हो, और हमारा इन डेप्थ एनालिसिस अच्छा लगा हो बेटा, लाइक शेयर कमेंट से उसको जरूर बताते रहना। ठीक है, डाउट के लिए, अच्छा हाँ ये तो बताना ही भूल गया, ये लो आप डाउट के लिए एक काम करो, इस वाले नंबर पर, ठीक है, आप इस नंबर पे मेरे से कनेक्ट करना, 97541739 ठीक है, और टाइमिंग रहेगी बेटा 9 to 11 PM, इसके अंदर में आप कनेक्ट करना। या अगर आपको नहीं करना है तो आप यूट्यूब में कर सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब का क्या करो, सीधे कमेंट डालो। ठीक है, अगर आपके कमेंट, किसी कमेंट पे, पहले तो मैं कमेंट पे नॉर्मली तो रिप्लाई दे ही दूंगा आंसर, लेकिन किसी कमेंट पे बहुत ज्यादा लाइक्स हैं या क्वेरीज हैं, तो बेटा हम उसको अगली क्लास पे लाइव आके समझाएंगे आप बच्चों को। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस ही है आपकी कंसेप्ट को बिल्ड करना। ठीक है, ताकि आप सिर्फ ट्वेल्थ नहीं, आगे के हर एक एग्जाम को अच्छे से लॉजिकली क्रैक करके बैठो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।